नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। चीन से तनातनी के बीच लेह लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने के बाद अब श्रीनगर और करगिल और लेह को जोड़ने के लिए जोजिला टनल बनाने का काम आज से शुरू हो रहा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में आज जोजिला दर्रे के पहाड़ पर ब्लास्ट कर इस सामरिक महत्व की सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर, जी हां, करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक माना जाता है और साल के 6 महीने भारी बर्फबारी के कारण ये बंद रहता है और इसके चलते कारगिल और लेह लद्दाख के लिए श्रीनगर, सोनमर्ग और बालटाल से हाईवे नंबर 1 पर आवाजाही को बंद कर दिया जाता है। राजमार्ग बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना की मूवमेंट भी प्रभावित होती है, लेकिन टनल बनने से कश्मीर के जरिए करगिल और लेह लद्दाख के लिए आवाजाही 12 महीने खुली रहेगी और 3 घंटे का कम समय लगेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति होगी। ये जोजिला टनल बनने से श्रीनगर से लेह तक हो, जब हमारी सेना मौजूद रहेगी 24/7 365 दिन, तो ये मान के चलिए कि पहले हमारा नेशनल NH1D पूरी तरह से सुरक्षित हो गया, हमारी सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरक्षित हो गई, हमारे जो सेना का मूवमेंट है वो 365 दिन होगा। अगले 6 साल में पूरी होने वाली जोजिला टनल में सुरक्षा के लिहाज से सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। 14 किलोमीटर लंबी इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर CCTV लगे रहेंगे और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये टनल हर मौसम में खुला रहेगा, यानी कि सर्दियों में बर्फबारी के दौरान भी यहां पर आवाजाही को चालू रखा जाएगा, जिसकी वजह से जोजिला से संपर्क नहीं टूटेगा और इस टनल में गाड़ियों की चलने की जो अधिकतम सीमा होगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी और टनल में आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम लगा होगा। इसके अलावा इमरजेंसी लाइट की सुविधा और फायर अलार्म सिस्टम के साथ साथ फोन की सुविधा भी रहेगी मौजूद। तो ये CCTV से लेस होगी टनल। ये खासियत आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या खासियत है इस टनल की। हर मौसम में ट्रैफिक चलता रहेगा, यानी किसी भी मौसम में आवाजाही बंद नहीं होगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जोजिला टनल, जिसकी खासियत यह है कि हर मौसम के लिहाज से बेहद अनुकूल ये टनल, आवाजाही किसी भी मौसम में बंद नहीं रहेगी और जो अत्याधुनिक सुविधाओं से इसको लेस किया जा रहा है उनमें से एक है CCTV, यानी इस टनल में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। CCTV कैमरे से लेस होगी ये टनल। वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी और सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम कदम उठाए गए हैं इस टनल में। तो ये बेहद अत्याधुनिक टनल और सबसे बड़ी बात है कि जो दूरी है वो भी कम होगी। 14 किलोमीटर लंबी इस टनल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर CCTV कैमरों को लगाया जाएगा और जो सबसे बड़ी बात बताई जा रही है वो ये कि ये टनल हर मौसम में खुली रहेगी, यानी कि सर्दियों में बर्फबारी के दौरान भी यहां पर आवाजाही को बंद नहीं किया जाएगा, आवाजाही चालू रहेगी और इसकी वजह से जोजिला से संपर्क भी नहीं टूटेगा। इस टनल में गाड़ियों की चलने की जो अधिकतम सीमा बताई जा रही है वो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी और टनल में आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम भी लगा होगा। इसके अलावा एक और खासियत आपको बता दें, इमरजेंसी लाइट की सुविधा भी होगी। इसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम के साथ साथ फोन की सुविधा भी इस टनल में मौजूद रहेगी। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से वीडियो इस टनल का जारी किया गया है कि किस तरीके से ये हर मौसम में बेहद अनुकूल टनल। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सभी सहयोगियों की तरफ। 3 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत अब्दुल्ला श्रीनगर से हमारे साथ हैं और पवन शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप बोल दिल्ली से हमारे साथ लाइव है। लेकिन सबसे पहले रिफत, आपके पास आते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये टनल, क्या जानकारी? और देखिए गायत्री, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है टनल है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी भारतीय सेना के लिए ये बहुत ज़रूरी थी ये टनल और ख़ास तौर से अगर हम इस एरिया की बात करें, तकरीबन 20-25 साल से लगातार कारगिल और लेह के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि वहाँ पर जोजिला टनल बनाई जाए ताकि वो बराबर 12 महीने कश्मीर घाटी के साथ जुड़े रह सकते थे। ये 6 महीने तक कट ऑफ रहता था एरिया और पहले ही स्टॉक या सप्लाई पोजीशन जो है उसको इंश्योर
कवर करना पड़ता था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी मुश्किलात हो रही थी, फौज को काफ़ी मुश्किलात हो रही थी। और जिस तरीके से अब हालात बने हुए हैं LAC पर, चाइना और भारत के दरमियान पिछले 5 महीने में, ऐसे में इस टनल की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये टनल बन जाने से इंडियन आर्मी कभी भी किसी भी जगह पहुंच सकती है, कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकती है। क्योंकि ये टनल ना होने की वजह से 6 महीने तक जो है एरिया कट ऑफ रहता था, आर्मी को हर चीज़ 6 महीने पहले ही वहां पे पहुंचानी पड़ती थी, और अगर कोई भी डिफिकल्ट हालात होंगे तो उसका मुकाबला करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। आपको मालूम है कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो वो समर में हुआ, अगर विंटर में हुआ होता तो भारतीय सेना को काफ़ी मुश्किलात आती, क्योंकि जिस तरीके के वहां पे हालात बने हुए थे, वहां पे इस रास्ते का खुला होना बहुत ज़रूरी था। हालांकि रास्ता लगातार खुला रहा, क्योंकि वो जून जुलाई में हुआ सारा कुछ, तो ऐसे में मई से क्योंकि वार शुरू हो गया तो इस वजह से वहां पे भारतीय सेना को काफ़ी मुश्किलात नहीं आई। लेकिन अब ये जो टनल है, 4500 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल मुकम्मल हो जाएगी। 15-20 साल से मंसूबे बनाए गए, टेंडर्स इशू की गई, कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ रिजल्ट सामने नहीं आए। आज बिलाखिर नितिन गडकरी जो है इसका संगी बुनियाद रखेंगे, यानी कुल मिलाकर एक लंबी जद्दोजहद के बाद आज इसके निर्माण कार्य का शुभारंभ नितिन गडकरी के हाथों। स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिफत बता रहे हैं, संदीप के स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद अहम, तो वहीं आम लोगों के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है टनल। बिल्कुल गायत्री, अगर इस टनल की हम लोग बात करें, यहाँ पे बर्फबारी इतनी ज़बरदस्त होती है और ये पूरा पैच जो है इस पूरे जो अगर जोजिला की बात करें, जोजिला क्रॉस करने में 3 घंटे ज़्यादा का समय लग जाता है, और अब इस टनल के ज़रिए जो है 15 से 20 मिनट महज समय लगेगा इस पूरे पैच को कवर करने में। ख़ास बात यह है कि ये पूरे महीने जो है, पूरे 12 महीने जो है खुली रहेगी, उससे लद्दाख तक का जो है ईजिली मूवेबल हो पाएगा, आर्मी के असेट्स आसानी से वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से LAC पर इस वक्त तनाव बना हुआ है, और वहाँ पे जो हाई ऑल्टीट्यूड में अगर लड़ाई की सूरत हाल बनते हैं तो हाई ऑल्टीट्यूड में जो मूवमेंट होगा वो ऐसे ट्रेंड जो सोल्जर्स का, क्योंकि वो जितने भी कश्मीर के हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाके जहाँ पे तैनात है, हो सकता है अगर वहाँ से मूवमेंट करानी पड़े तो सड़क वाले रास्ते, हवाई जहाज़ के रास्ते जो है समय लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट जो है यूज़ करने पड़ेंगे उसके लिए। ऐसे में अगर ये टनल बन जाती है तो इन भविष्य में जब भी इस तरीके की स्थिति बनेगी तो भारतीय सेना पूरी तरीके से जो है लेह तक आराम से पहुंच सकती है। साथ ही कारगिल का जो पैच है वो बहुत इजी हो जाएगा भारतीय सेना के लिए, क्योंकि इस टनल से पहले जो है यहाँ पे सिर्फ एक और रोड था जो कि लगातार चलता रहता था, लेकिन बर्फबारी के दौरान वो भी बंद रहता था। अब भारत सरकार ने 3 ऐसे पैच तैयार कर दिए हैं लेह तक पहुँचने के लिए, यानी अब कह सकते हैं कि 12 महीने जो है, अगर किसी भी अगर ये टनल की बात करें, ये 6 साल में बन के तैयार होगी। अगर ये बंद भी हो जाता है ये वाला बर्फबारी के चलते रूट, और उसके बाद मनाली वाला भी रूट बंद हो जाता है, तो एक एक्सेस और जो है निकाली गई है। तो किसी भी तरीके से लेह लद्दाख को पूरे देश से लगातार 12 महीने जोड़े रखने के लिए इस तरीके का निर्माण कराया जा रहा है। सामरिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण बता रहे हैं संदीप, और आम लोगों के लिए अब किस तरीके से आसानी होगी उसके लिए हम सीधे पवन की तरफ रुख कर लेते हैं। पवन, ये जो जोजिला दर्रा है दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि हाईवे के बंद होने से काफी दिक्कतों का सामना सेना के साथ स्थानीय लोगों को भी करना पड़ता है, लेकिन अब इस टनल के बाद स्थानीय लोगों के लिए कितनी आसानी होने वाली है? हाँ बिल्कुल गायत्री, अगर आप बात करें जोजिला टनल की तो यह एक बड़ा कदम जो है ये भारत सरकार की ओर से उठाया गया है, क्योंकि अधिकांश जो लद्दाख और लेह के स्टूडेंट्स हैं वो जम्मू में रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं। उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी अपने घर पहुंचने में, क्योंकि उनके कॉलेजेस या कोचिंग सेंटर्स वो यहाँ पर थे। लेकिन अब ये टनल बनने के बाद इन बच्चों के चेहरों पर भी जो खुशी है वो साफ देखी जा सकती है, क्योंकि इन लोगों की एक मांग थी कि यहाँ पर टनल बनाई जाए, क्योंकि 3 से 4 घंटे का समय लग जाता था, और जब पूरा पैच बर्फबारी होती थी तो बंद हो जाता, रास्ता ही बंद हो जाता था, तो कोई साधन नहीं होता था वहां पर पहुंचने का। आम लोगों के लिए साथ साथ में सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अहम है ये टनल, क्योंकि सेना की मूवमेंट जो थी वो उसको काफ़ी टाइम समय लगता था, नहीं पहुंच पाते थे समय के ऊपर। अगर कहीं ऐसी स्थिति, जिस समय जो हालात इस समय लद्दाख में बने हुए हैं, ऐसी स्थिति अगर दोबारा होती है तो भारतीय सेना के लिए ये एक बहुत ज़रूरी टनल है, उसके लिए मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसा संदीप बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी मूवमेंट को लेकर जाना बहुत समय लगता है। जो कश्मीर के हाई अल्टीट्यूड इलाकों में सेना वहां पर तैनात है, अगर उनको मूवमेंट करनी पड़ती है, उनको मूव करना पड़ता है LAC की तरफ, तो ये टनल बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और ये काम अब जो शुरू हुआ है, माना जा रहा है कि इससे बहुत फायदा होगा आम लोगों के साथ साथ भारतीय सेना को भी, आम लोगों के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी बहुत फायदा होगा इस टनल के बनने के बाद। आप सभी रहिए हमारे साथ इस सबके बीच एक
और अहम खबर इस टनल से जुड़ी बता दें, जोजिला टनल की सबसे ज्यादा अहमियत सेना के लिए है। पाकिस्तान पर नजर रखने के लिए सेना को श्रीनगर से करगिल और द्रास तक पहुंचने में जोजिला टनल सबसे अहम भूमिका निभाएगी। इस टनल के बनने के साथ ही न सिर्फ एलओसी तक पहुंच और आसान हो जाएगी, बल्कि सेना के जवानों तक रसद पहुंचाना भी हो जाएगा आसान। और अभी सेना को सर्दियों से पहले करगिल और द्रास में अपने कैंप तक रसद पहले से रखनी होती है, लेकिन ये टनल जब पूरे साल चालू रहेगी तो सेना का काम आसान हो जाएगा। इसके साथ ही लेह होते हुए लद्दाख और चीन की सीमा तक भी हर मौसम में भारतीय सेना की पहुंच और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। और न सिर्फ सर्दियों में सीमा की निगरानी आसान रहेगी, बल्कि युद्ध के हालात में भी ये टनल सबसे अहम भूमिका निभाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस इस टनल की सेना के लिहाज से भी किस तरीके से अब रसद पहुंचाना आसान हो जाएगा, यानी अब बिल्कुल भी आवाजाही बंद नहीं होगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब खासकर बर्फबारी होती है तो अक्सर रास्ता बंद हो जाया करता था और ऐसे में सेना के मूवमेंट में चाहे रसद पहुंचाने की बात हो तो कुछ वक्त के लिए उस पर विराम लग जाया करता था। लेकिन अब इस टनल के बनने के बाद ये जो मुश्किल है वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिवत, ये बहुत महत्वपूर्ण थी ये टनल, बता रहे हैं संदीप के एक लंबी जद्दोजहद हुई और उसके बाद कहीं जाकर अब आज इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। लेकिन सेना के लिहाज से आपकी नजर में ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? मूवमेंट भी और साथ ही रसद जब पहुंचाने की बात आती थी खासकर बर्फबारी के मौसम में तो खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। देखिए गायत्री, दो अहम चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। चूंकि ये जो द्रास का एरिया है जहाँ ये टनल का दूसरा जो है एरिया होगा, यानी कि ये जोजिला पहाड़ को क्रॉस करके जब द्रास की एरिया में ये टनल जाएगी तो द्रास जो है वो दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट एरिया है। वहाँ पे -40 डिग्री जो है टेम्परेचर जाता है। तो अगर हम पर्यटन के हवाले से भी बात करें, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लोग जाना चाहेंगे वहाँ पे विंटर में भी, अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। सिर्फ द्रास के लोगों को पता था कि कितना कोल्ड होता है वो एरिया। अब कोई भी जा सकता है विंटर में अगर ये रास्ता थ्रू हो जाता है, यानी 6 साल के बाद अब कोई भी जाना चाहे विंटर में तो जा सकता है। जहाँ तक आर्मी की बात है, उनको काफ़ी मुश्किलात, जैसे मैंने पहले भी कहा या संदीप ने कहा या पवन ने कहा, एक तो ये कि जो स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ एरिया के होते थे वो या तो जम्मू में रहते थे, चंडीगढ़ में रहते थे या दिल्ली में रहते थे और घर नहीं पहुंच पा रहे थे वो 6 महीने। हालांकि लेह का एयरपोर्ट है, हवाई रास्ते से तो लेह पहुंच पाते थे, लेकिन कारगिल पहुंचने में ज्यादा मुश्किल आती थी या द्रास पहुंचने में ज्यादा मुश्किल आती थी, नहीं पहुंच पाते थे। और इमरजेंसी केसेस में वहां पे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता था और वहां पे भी सेना की मदद से ही लोग जो है किसी जगह पहुंच पाते थे अगर कोई इमरजेंसी केस होता था जिसको एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ती थी। तो आर्मी को पहले ही स्टॉक जो है या सप्लाई पोजीशन, चाहे वो पहले कैरोसिन वहां पे ले जाना पड़ता था गर्मी के लिए, या जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं या एम्यूनेशन, वो पहले ही डंप करना पड़ता था 6 महीने पहले। अभी आप मान लीजिए कि अभी पूरी सप्लाई जो है वो स्टॉक पोजीशन वहां पे इंश्योर कर दी गई है भारतीय सेना की तरफ से भी और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लोगों के लिए। लेकिन अब ये परेशानी खत्म हो जाएगी 6 साल के बाद। अब ये परेशानी खत्म होगी, न सिर्फ एलओसी बल्कि एलएसी पर संदीप निगरानी भी और भारतीय सेना की पहुंच भी आसान होने वाली है। गायत्री, देखिए ये टनल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ना सिर्फ ये जोजिला के दूसरी तरफ यानी कि द्रास का पूरा जो इलाका है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान एक बार कोशिश कर चुका है 1999 में, और उसके बाद ये रोड जो है NH1 अल्फ़ा जिसको कहा जाता है जो द्रास से होते हुए सीधा कारगिल होते हुए लद्दाख तक जाती है। चूँकि इस रास्ते में मैं भी पूरे सर्दियों में मैं चला हूँ इस रूट पर, तो यहाँ की अगर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब बर्फबारी के चलते जो है पूरी नदी जम जाती है, सड़क पर जो है पूरी बर्फ होती है, ऐसे में उनको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर इमरजेंसी में कोई कॉन्वॉय मूवमेंट हो तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अब बड़े बड़े बुलडोजर्स हैं जो कि BRO जो काम करती है, हालांकि BRO की पोस्टेड वहाँ पे है, लेकिन अगर BRO को काम करना होता है तो उनको पहले से ही वहाँ पे अपने इक्विपमेंट रखने पड़ते हैं क्योंकि इक्विपमेंट जो है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे डीजल जम जाता है। तो ऐसे में जब गाड़ियों को या BRO के बड़े जो इक्विपमेंट है उसको मूव करना हो या उनको यूज़ करना हो तो रात भर जो है अलाव जला के जो इंजन है उनके नीचे रखा जाता है ताकि मोबिल ऑयल जो है वो जो जम ना सके। तो ये सारी दिक्कतें जो है वहाँ पे होती है। और अब जब ये टनल बन जाएगा तो जाहिर सी बात है 15 मिनट में जो है अगर पता लगता है कि सामने बहुत बड़ा एवलांच आ गया या बर्फबारी से जो है पूरा रोड भर गया तो यहाँ से बहुत कम समय में जो है BRO के जो बड़े बड़े बुलडोजर्स हैं उनको वहाँ से ले जाकर जो है रूट को क्लियर किया जा सकता है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन, क्योंकि जब पूरी तरीके से
पे बर्फबारी होती है तो वेदर इतना पैक हो जाता है कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता। अगर आप जवान को ऊपर हाई पोस्ट पे अगर ठंड की वजह से उसको कोई कैजुअलिटी हो जाती है और उसको इवैक्यूएट करना होता है तो उसको पहले पैदल जो है नीचे बेस तक लाया जाता है, उसके बाद इंतजार किया जाता है कि कब जो है मौसम खुलेगा और उसके बाद हेलीकॉप्टर आएगा और कब उसको रेस्क्यू किया जाएगा। तो अब अगर ये रूट बन जाती है टनल बनने के बाद 6 साल बाद, इसमें सबसे ज़्यादा जो है आसानी होगी कि अगर कोई कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना पड़े और वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इस रूट के जरिए जो है इजीली जो है इवैक्यूएशन किया जा सकता है और अगर सीरियस कोई मैटर है तो उसको आसानी से इस रूट के जरिए ले जाया जा सकता है। जैसे रिफत ने कहा कि इस पूरे इलाके में अब तक जो है, जो कि दुनिया का सबसे दूसरा ठंडा इलाका है रहने के मुताबिक, तो ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ठंड में विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए या एडवेंचर के लिए। तो अब अगर ये रूट खुल जाएगा तो ये रास्ता भी जो है बहुत आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो हर लहजे से जो है ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है। हर लहजे से, हर लिहाज से ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है और भी समझेंगे संदीप आपसे। लेकिन इस सबके बीच एक और बेहद अहम खबर आपको दे दें। घुसपैठियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से पुंछ के बालाकोट सेक्टर में एलओसी पर आग लगाई है और इससे उस इलाके में कई माइन ब्लास्ट हो रहे हैं। दरअसल सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में ज्यादा नुकसान होने के बाद अब पाकिस्तान की सेना ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। पाकिस्तान की ओर से पिछले 20 दिनों में 3 बार एलओसी पर आग लगाई गई है ताकि रास्ता साफ होने के बाद उस इलाके में आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। कल शाम को भी बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी आग लगाई गई जो भारतीय इलाकों तक पहुंच गई है। आग को बुझाने के लिए सेना की टीम लगी हुई है। पवन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या जानकारी आएंगे आपके पास, जरा सुन लेते हैं पहले इस पूरे मामले पर क्या कहना है। फौज को, हिंदुस्तान को हैरेस कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि हिंदुस्तान जो है चीन के सामने बंध चुका है और अब यही मौका है कि हिंदुस्तान की फौज को परेशान किया जाए और हिंदुस्तान की फौज से कुछ फायदा उठाया जाए उसको तंग करके। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि ये 13 लाख की फौज है। 13 लाख की फौज में से कुछ ही लाख के सैनिक जो हैं ईस्टर्न लद्दाख में चाइना के सामने है। बाकी सारी जो फौज है वो अभी भी पाकिस्तान सेंट्रिक है, वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खड़ी है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आग लगाने की कवायद पाकिस्तानी फौज हर साल करती है। इससे कुछ फायदे मिलते हैं पाकिस्तानी फौज को। पहला, आग लगाने से भारतीय सेना द्वारा लगाई गई एंटी पर्सनल माइंस फटती हैं, जिससे एक तो माइंस के लोकेशन का पता लगता है और दूसरा उस गैप को तरअंदाजी यानी इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो माइंस का पता लगता है। रक्षा विशेषज्ञ इस बात की जानकारी दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए पवन की तरफ रुख करते हैं। अब ये पाकिस्तान का नया और कौन सा घटिया तरीका है पवन? देखिए गायत्री, पाकिस्तान हर समय यही कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करवाया जा सके और यही कारण है कि पिछले 20 दिन में 3 बार एलओसी के पार उस तरफ से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से आग लगाई जाती है ताकि रूट को क्लियर किया जा सके। जो माइंस, एंटी पर्सनल माइंस, जैसे ब्रिगेडियर गुप्ता बता रहे थे कि वो फटने के बाद एक तो जो माइंस है उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और साथ में जो रूट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं ताकि आतंकियों को इस ओर भेजने में दिक्कत ना हो। पिछले काफी दिनों से लगातार सीजफायर का वायलेशन भी पाकिस्तान की तरफ से इसी कारण किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों को इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान लोगों को बचाने में वहां पर लगा रहे और किसी न किसी तरीके से आतंकियों को इस ओर धकेला जा सके। फायर भी इसी वजह से लगाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान की कोई भी जो चाल है वो कामयाब नहीं हो रही है। भारतीय सेना वहां पर सतर्क है, अलर्ट है। इस तरह की कोई भी साजिश होती है उसे विफल कर दिया जाता है और 3 बार आग लगाने के बावजूद भी पाकिस्तान का जो पूरा इलाका वहां का है, बालाकोट, मनकोट और जो मेंढर सेक्टर है, इन सेक्टरों में कोई भी घुसपैठ की कोशिश को पाकिस्तान की जो तरफ से की गई थी भारतीय सेना ने विफल कर दिया है। जी बिल्कुल पवन। न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष